ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने अभी तक आपके साथ डिस्कशंस किए हैं बल्क ट्रांसपोर्ट तक। हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, यानी हम हर वो पॉसिबल मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं जिसके जरिए सेल के अंदर कोई चीज़ एंटर हो सकती है और सेल से कोई चीज़ एग्जिट हो सकती है। राइट। तो आज हम लोगों को दो तीन चीज़ें डिस्कस करनी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी, जब मैं आपको चैनल प्रोटीन्स के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको ये बताया कि चैनल प्रोटीन एक ऐसी डेडिकेटेड प्रोटीन होती है, ऐसी स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसका सिर्फ एक ही काम होता है, एक खुला सा रास्ता बनाकर रखना। किसके दरमियान रास्ता बना के रखना? जो आपकी फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और इसमें से गुजरता क्या है? ऐसी चीजें जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, या फिर ऐसी चीजें जिनका साइज बहुत ही बिग होता है, सो होना क्या है, अगर ये मेम्ब्रेन के बाहर क्वांटिटी में ज्यादा होंगी तो डेफिनेटली ये अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से लो क्वांटिटी एरिया की तरफ जाना चाहें। लेकिन चूंकि दरमियान में ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर मौजूद है जो कि इनको इतना ज्यादा अकोमोडेट नहीं करती, इस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करने के लिए नेचर ने यहाँ पर चैनल प्रोटीन्स बनाए हैं। और इन चैनल प्रोटीन्स की वजह से इन चीजों की, जो कि यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में है, इनकी डिफ्यूजन फैसिलिटेट हो जाती है। तो सिंपल किया मैंने इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। मगर ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ एक तरह की चैनल प्रोटीन से ही नहीं होती। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए एक और तरह की प्रोटीन भी नेचर ने बनाई है, जिसको कि हम स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। चैनल प्रोटीन अपनी जगह पर फिक्स होती है, इसकी एक फिक्स शेप होती है, मगर कैरियर प्रोटीन्स दो तरह की होती है। एक वो कैरियर प्रोटीन्स जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, और एक वो कैरियर प्रोटीन्स जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाते हैं। ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म से ऑपरेट करती हैं कि जैसे ही कोई सूटेबल मॉलिक्यूल इस जगह पर आकर इनके साथ अटैच करता है, उसकी अटैचमेंट की वजह से ये अपनी शेप चेंज कर जाती है। जब ये अपनी शेप चेंज करती हैं तो ये उसको अंदर की तरफ, यानी मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ थ्रो कर देती है। और ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये डुअल साइड वाली, जैसे चीजें बाहर से अंदर आ सकती हैं, इसी तरह अंदर से बाहर भी जा सकती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वन वे ट्रैफिक है। जब तक वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है, जब तक वो मेम्ब्रेन फंक्शनल है, जब तक उसको एनर्जी मिल रही है, चीजें बाहर से अंदर तो आएंगी लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाती। दैट इज द केस फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बेटा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक डिफ्यूजन की ही टाइप है, हमें ये जानना होगा वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके रेट को इन्हांस कर सकते हैं, या जनरली डिफ्यूजन को कौन कौन सी चीजें इन्हांस कर सकती हैं, कौन कौन सी चीजें इसको स्लो डाउन कर सकती हैं। तो वुड यू लाइक टू टेल मी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो डिफ्यूजन को तेज करती हैं? जी बेटा, क्या कहा आपने? एक वर्ड है स्टीपनेस ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जितना स्टीप होगा, डिफ्यूजन उतनी ही फास्ट होगी। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? जो ग्रेडियंट है वो जितना स्टीप होगा, डिफ्यूजन उतनी फास्ट होगी। एक जगह पर आप चीजों को कंसंट्रेट करके रखिए बहुत ज्यादा, उनको जैसे ही मौका मिलेगा वो रश आउट करेंगे टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन साइड। दूसरी चीज क्या होती है जो डिफ्यूजन को तेज कर सकती है? जी शाबाश बेटा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपको खुद ही पता है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा, डिफ्यूजन रेट उतना ही फास्ट होगा। और क्या चीज इसको तेज करती है? शाबाश, टेम्परेचर। बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू काइनेटिक्स। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की रैंडम मूवमेंट ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स की रैंडम मूवमेंट ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन तेज हो जाएगी। और क्या चीज मैटर करती है? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो और विंड या एयर।
जितनी ज्यादा वहां पर एयर फ्लो होगा, डिफ्यूजन उतना ज्यादा फैसिलिटी, उतनी ज्यादा तेज होगा। जितनी ज्यादा एयर फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि वेपर्स जो बन रहे हैं या जो ऑलरेडी गैस मॉलिक्यूल्स है उनको वहां से रिमूव करने के लिए एक तरीकाकार ऑपरेट हो रहा है जो कि हवा की फॉर्म है। इसी वजह से जैसे आपके घरों में जब फर्श धुलते हैं या वो टाकी लगाती है काम वाली या जो भी है, उसके बाद आप पंखा लगा देते हैं। और चलो गर्मियों में तो फील नहीं होता, वो सर्दियों में भी टाकी लगा के पंखा लगा देते हैं। तो क्या होता है पंखा लगाने से, जो गीला गीला फर्श होता है, पंखा एयर जो है, विंड जो है, उसको फटाफट इवेपोरेट और डिफ्यूज करवाती है और वो वाटर वेपर्स बनता है, राइट। और एक और बात यहाँ पर एक बच्चे ने बोली, वो है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। मैं हमेशा इसको लिखता हूँ एरिया ऑफ कॉम्पिटिव, बात नहीं करूँ, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट या सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ये जितना ज्यादा होगा डिफ्यूजन उतनी ज्यादा होगी, बिकॉज उसका आउटर इन्वायरमेंट के साथ, सराउंडिंग्स के साथ कांटेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, उसका आउटर इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो अब जरा कुछ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में हम वो चीजें पढ़ते हैं जो हमें हमारी बुक बता रही है। कहता है ये डिफ्यूजन है किसी भी चीज की थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन अ सेल मेम्ब्रेन। द प्रोटीन्स प्रोवाइड हाइड्रोफिलिक एरियाज that allow the molecules or ions to pass through the membrane which would otherwise be less permeable to them। ये हाइड्रोफिलिक एरिया का क्या मतलब है? ये वही बात है जो हमने लास्ट टाइम की थी कि हमारे पास जो भी मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन की बाइलेयर होती है, उसके अंदर का एनवायरनमेंट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। और ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि पानी में डिसॉल्व होते हैं, ये मेम्ब्रेन इसी तरह से तो एज अ बैरियर एक्ट कर रही होती है। मगर जब हम यहाँ पर एक चैनल प्रोटीन लगा देते हैं, तो उस चैनल प्रोटीन का ये जो ल्यूमन है, इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? जो हाइड्रोफिलिक होते हैं। इसका एक फायदा क्या है? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स यहाँ होने की वजह से इसको मेम्ब्रेन में अपने लिए फिक्स होने का एक रीजन मिलता है, ये अपने आप को फिक्स कर सकती है मेम्ब्रेन। और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड सेंटर में होने से क्या, जिस मॉलिक्यूल ने मूव करना है, जिस आयन ने मूव करना है, वो क्योंकि पानी में डिसॉल्व होता है, वो पोलर है, लिहाजा वो उस हाइड्रोफिलिक एरिया से आराम से सेल के अंदर चला जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन जरा पढ़ते हैं। कहता बड़े बड़े पोलर मॉलिक्यूल्स जैसा कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से गुजर नहीं सकते। और ना ही ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसी चीजें जिनके ऊपर चार्ज होता है, यानी कि आयन, जैसे कि सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ये मेम्ब्रेन को तभी क्रॉस कर सकते हैं जब उनको कोई फैसिलिटेट करे कोई प्रोटीन। और इस तरह से जो डिफ्यूजन होती है हम उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। फैसिलिटेटेड का मतलब है कि आसान कर देना, पॉसिबल कर देना। अब वो यहाँ पर दो टाइप की प्रोटीन बता रहा है जो मैं आपको समझा चुका, चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन। दोनों बहुत स्पेसिफिक होती हैं और वो हमेशा अपनी ही टाइप के मॉलिक्यूल को गुजरने का मौका देती हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था ना बेटे, जब आपको समझ आएगा कि सेल मेम्ब्रेन की सेमी परमेबिलिटी का मतलब क्या है। मतलब ये है कि जिस तरह की कैरियर और चैनल प्रोटीन उसमें मौजूद होंगी, वो उसी तरह के मॉलिक्यूल्स और आयंस को अपने अंदर मूव करना अलाउ करेगा। और यही उसकी पार्शियल परमेबिलिटी है, यही उसका कंट्रोल है ओवर द थिंग्स कि कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, राइट। कहते हैं जो चैनल प्रोटीन है, ये पानी से फिल्ड पोर्स होते हैं। ये चार चीजों को जैसे कि आयंस हैं, उनको डिफ्यूज करने में हेल्प करते हैं। आमतौर पे चैनल प्रोटीन्स गेटेड होती हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन द इनसाइड कैन मूव क्लोज और ओपन अ पोर लाइक अ गेट। ये गेटेड भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आयंस एक्सचेंज होते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको वो एक कैरियर प्रोटीन दिखा रहा है, कैरियर प्रोटीन जो कि डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कर रही है। देखिए पोलर आयन या मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पर आया, जब यहाँ पर फिक्स इन हुआ, इसके आने की वजह से इसकी शेप यू चेंज होती है, तो ये इसको अलाउ कर देती है कि यहाँ से ये अंदर मूव कर सके। लेकिन इसमें कोई एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो बात हमें ज़हन में रखनी, इसमें कोई एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट हो जाए इसी मैकेनिज्म के अंदर, तो फिर हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, राइट। चलिए
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है which process is the movement of molecules that are too large to diffuse in through a cell surface membrane? C, facilitated diffusion। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या चेंज करूं कि आंसर बी बन जाए, बताइए। Which process is the movement of molecules that are too large to diffuse हो गया in quantity, in large quantity, तो हम क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या चेंज करूं कि आंसर ऑस्मोसिस बन जाए। सीधा सीधा पानी की बात करें कि वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, वही ऑस्मोसिस होती है। लो बेटा क्वेश्चन देखिए, कहता है देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स आउटसाइड द सेल। सब लोग जरा तवज्जो कीजिए। व्हिच एंटर्स द सेल बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, द रिजल्ट्स ऑफ मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स inside at 30 second interval are shown by the graph। अच्छा भाई, उसने तो ऑप्शन भी काट दी स्किपिंग करते हुए। चलो कोई बात नहीं, मुझे याद है ये क्वेश्चन क्या है। देखो बेटे क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि सबसे पहले वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स यहाँ बढ़ती चली जा रही है। आप लोगों में से कोई बच्चा भी अपना मोबाइल फोन यूज ना करे, मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा, साइड पर रखे मोबाइल फोन। ये एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट बनता है फिर आपको समझ आती है। इस कॉन्टेक्स्ट के दरमियान में अगर एक नया कॉन्टेक्स्ट जो कि डेफिनेटली ज्यादा इंटरटेनिंग और ज्यादा मजेदार होगा वो आएगा तो फिर मेरी बात तो फिर पीछे रह जाएगी, समझ आई। मैसेजेस नहीं करने किसी को, कोई मोबाइल स्क्रीन यूज नहीं करनी, साइड पर रखें। अच्छा, मैं पता नहीं क्या कह रहा था। ये कह रहा था कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स को देखें, ये क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता चला जा रहा है। ठीक है जी, और ये देखिए आहिस्ता 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 बाय द टाइम इसकी अपटेक जो है वो पहले कम थी और अब इसकी अपटेक जो है वो बढ़ रही है। एक टाइम पे अगर इसकी अपटेक स्टेशनरी हो गई, डेफिनेटली वो यही सवाल पूछेगा स्टेशनरी क्यों हुई है, क्या आंसर देंगे आप इसका जी। फुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं, मेरा नहीं ख्याल। सारी चैनल प्रोटीन्स इंगेज हो गई। पहले क्या हुआ, गुजरना शुरू हुआ, एक से गुजरा है, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, उसके बाद क्या है, गुजरते जा रहे हैं सारी चैनल प्रोटीन। अब तो चैनल प्रोटीन एक्स्ट्रा होगी तो ये रेट ऊपर जाएगा ना। सारी चैनल प्रोटीन सैचुरेट हो गए तो रेट अपने लेवल पर आ जाए। ठीक है, अब अल्लाह जाने क्या क्वेश्चन था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने वो याद करें, हमें डिजाइन का स्टेट में कहते हैं कि सारी एक्टिव साइट्स फिल हो गई हैं, तो फिर अब क्या होगा। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इनसाइड द सेल, हो सकता है वो ये नीचे क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी क्यों, ये तो हम ये भी कह सकते हैं अंदर और बाहर एक जितनी हो गई होंगी इसलिए नहीं जा रही। ठीक है, या हो सकता है वो ये पूछ रहा हो, अगर इसने ये पूछा हुआ कि बताओ कि ये ऊपर जाके इसका रेट रुक क्यों गया है या ये मजीद ऊपर क्यों नहीं जा रहा, तो फिर हम कहेंगे कि सारी की सारी जो चैनल प्रोटीन है वो सैचुरेट हो गई। Graph shows the effect of increasing the concentration of glucose in a solution on the rate of entry of glucose into the cell। अच्छा भाई, अब ये देखें, अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते ग्लूकोज वो बढ़ाता जा रहा है। रेट ऑफ एंट्री पहले कम रेट पे जा रहा था और उसके बाद यहाँ पर इसको इसकी पीक मिल गई। कहता है व्हाट आर नॉट, बेटा याद रखना बेटे प्यारे बच्चों, जब ये वर्ड आ जाए ना नॉट, जब ये वर्ड आ जाए ना ओनली, जब ये वर्ड आ जाए ना इफ, तो फिर आपने एमसीक्यू को लाइट नहीं लेना। ठीक है, तब उसके अंदर आपका काफी दिमाग इन्वेस्ट होगा। कहते हैं व्हाट आर नॉट कॉजेस ऑफ पीक एट एक्स। नॉट को ये ले मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा, समझ जाए। ऑल द कैरियर प्रोटीन्स आर सैचुरेटेड विद ग्लूकोज। बताएं इसके बारे में क्या राय है आप लोग। रीजन है ओके, the carrier proteins are denatured and no longer able to function। तो कोई बात ना, denatured क्यों, कहाँ, कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही। ठीक है जी, इसका मतलब टू को जरा हम ज़हन में रखिए। The cell has used up its supply of ATP। डिफ्यूजन हो रही है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है। The concentration of glucose inside and outside are equal। ये हो सकता है,
ये हो सकता है, ये दो पॉसिबल बातें हमने अभी पहले एमसीक्यू में भी डिस्कस की। तो क्या आंसर होगा बेटा इसका? 2 एंड 3 ओनली, ये दो रीजंस नहीं हो सकती और वो दो रीजंस हो सकती है। वेरी नाइस। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? It uses protein channel in the membrane and driven by ATP. Is it driven by ATP? No. It moves molecule from the region of high concentration to the region of lower concentration driven by the kinetic energy molecules are diffusing. क्या ये बात ठीक है? मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं अपना ज़हन यूज नहीं। It uses protein channels in the membrane and the maximum rate of diffusion depend on the number of these channels. लो फिर सी है। What is correct for facilitated diffusion and what is correct for both of them? शायद ये आंसर क्वेश्चन हो या पता नहीं क्या है, आप बताएं नहीं क्या आंसर है। अच्छा, वो बात जो दोनों के लिए करेक्ट है, वो बात जो दोनों, कोई ऐसा शहजादा बच्चा जो ये कहेगा सर मुझे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नहीं पता क्या होती है, हम उसको 21 तोपों की इस्लामी तो नहीं दे सकेंगे? है कोई बच्चा? नहीं। बताएं, दोनों को एटीपी नहीं चाहिए। Both depend on solubility of transported molecules in the lipid bilayer. Both require the use of membrane protein. भाई यही बात है, डी है, दोनों को मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, उसके बगैर ये काम नहीं करते, वर्क नहीं करते। आगे कह रहा है both increase as the concentration of the transported molecule increases. भाई नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर कम भी उठा उठा के अंदर फेंका जाएगा। जी बेटा, कौन बताएगा इसका आंसर? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? क्या ये प्रोटीन्स यूज करते हैं? यस। क्या ये एटीपी यूज करते हैं? नहीं। क्या मूव डाउन होती है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से? यस। इसका जवाब तो कोई बच्चा भी दे देगा। जब मैंने अलग ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के क्वेश्चन किए होंगे तो जाहिर है इसका आंसर यही होगा। छोड़े, मैं आपके ज़हन पे जोर नहीं डालता। चलो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डायरेक्टली क्वेश्चन देख लेते हैं। Which statement about active transport are always correct? हमेशा सच्ची होंगी। It does not require a membrane. It requires a membrane. तो तेरी It occurs against the concentration gradient. It moves oxygen molecules. भाई नहीं, गैस की कहां से एक्टिव ट्रांसपोर्ट? सिर्फ सॉल्यूट्स की होती है। तो फिर क्या आंसर होगा इसका? 2 ओनली। यस, 2 ओनली। इनमें से कौन सी अडेप्टेशन इंक्रीज करेगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट्स की एक प्लांट सेल से? एरियाज वेयर सेल वॉल इज, क्या सेल वॉल का कोई रोल होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? नहीं होता। इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल इज ऑलरेडी अ परमिएबल थिंग। लार्ज सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूल मेम्ब्रेन? बताएं बेटा, सी आंसर होगा सीधा सीधा। इसी बात को समझाने के लिए तो उसने आपको पहले चैप्टर में रूट हेयर सेल बताया था, और ये बताया था ये देखो इसकी कितनी बड़ी जो प्रोट्रूडिंग एरिया है वो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बढ़ा रहा है ताकि ज्यादा प्रोटीन्स लग सके। ज्यादा प्रोटीन होंगी तो ज्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। The fluidity of cell membrane can be changed by a number of factors. As the fluidity of cell membrane decreases, which process would be least changed? Fluidity. ओए होए होए, ये है सवाल। बेटा जल्दबाजी में कोई बच्चा ऐसे सी डी आंसर ना बोले, जो बच्चे को आंसर का लॉजिक पता हो वो बताए। सारा मजा खराब कर देते हैं आप लोग, सी डी ऐसे बोल के बोंगों की तरह। नहीं बेटा नहीं, ये गलती से मेरे असिस्टेंट ने गलत स्निप कर दिया। शाफे बेटे आप इसका आंसर दो, हिंट मांगो मुझसे, मैं आपको हिंट देता हूं। पता लगे वो कहे मुझे नहीं चाहिए हिंट, मुझे वैसे आंसर आ। बताओ है? हिंट ये है कि ये जो होती है ना फॉस्फोलिपिड्स,
जब इनकी परमिएबिलिटी पे फर्क, ये जब 6 होंगे हैं, कम फ्लूइड हो गए, ये ज्यादा फ्लूइड हो गए, यही हिंट है। ज्यादा ज्यादा पैक हो गए एक दूसरे के साथ, राइट, कम पैक हो गए। देखो बेटा, मैंने आपको क्या कहा था, लिसन, मैंने 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 आपसे कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि ये होती है ना ऑक्सीजन, बेटा बात तो सुन लो, ये मेम्ब्रेन है। मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन डायरेक्टली गुजर सकती है, ठीक है। इसका मतलब उसने फॉस्फोलिपिड की बायलेयर से गुजरना ना। अगर बायलेयर को आपने टाइटली पैक कर दिया, ऑक्सीजन का गुजरना फर्क तो पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखी हुई है, तो जब ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर आपस में पैक हो जाएगी तो डिफ्यूजन को तो फर्क पड़ेगा ना। और एंडोसाइटोसिस और बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मेम्ब्रेन का ही तो वैक्यूल बनना होता है, तो उसको भी फर्क पड़ेगा। और ऑस्मोसिस भी क्या है, ऑस्मोसिस भी आपको पता है मेम्ब्रेन में से गुजरनी होती है चीजें। लेकिन इनमें एक चीज ऐसी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें मेम्ब्रेन कम फ्लूइड हो, मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड हो, इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज चीज डिपेंड कर रही है उस प्रोटीन के ऊपर, उस कैरियर प्रोटीन के बीच में गुजरना है। किससे गुजरी, कैरियर, भाई ये कैरियर प्रोटीन है, राइट। अभी पीछे जो फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है वो कम फ्लूइड है, ज्यादा फ्लूइड है, अगर ऑक्सीजन मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, वो कैरियर प्रोटीन अपना मूवमेंट करती रहेगी। तो इसका आंसर क्या हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट लीस्ट बहुत है। हाँ जी, नहीं कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, प्रोटीन अपनी जगह पे फिक्स है। प्रोटीन के सेल में मेन को क्या देना है, फॉस्फोलिपिड क्या देना है, वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स जिनसे सेटिस्फाइड रहता है, कोष के अंदर फिक्स रहता है। उसके बाद उसने अपना जो रोल प्ले करना है वो उसका अपना रोल है। तो फॉस्फोलिपिड्स की फैटी एसिड की चेन्स के अंदर डबल बॉन्ड ज्यादा हो या कम हो, वो एक दूसरे में जल्दी फिक्शन करे या देर से फिक्शन करे, इस बात का प्रोटीन को जाहिर तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर वो ऑर्गेनिज्म ही मर जाएगा, उसकी मेम्ब्रेन ही डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो मतलब वो इतनी अगर एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई भी तो सेल ही नहीं रहेगा। जी बेटा, क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन सी अडेप्टेशन वुड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम अ प्लांट सेल।